नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी 7वीं क्लास शिक्षण अधिगम में शिक्षण की प्रविधियां, कौन कौन सी शिक्षण की प्रविधियां हैं, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, जितने भी आपके सहपाठी हैं, दोस्त हैं, उनको जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी त्रुटि, कहीं भी कोई भी समस्या नजर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, आपकी समस्या को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, शिक्षण प्रविधियां, टीचिंग मेथड। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सी प्रविधियां बताई गई हैं आपके सिलेबस में, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्या है, जितनी भी प्रविधियां हैं उनके बारे में आप अच्छी तरीके से जान लें कि प्रविधियां होती क्या हैं, किस किस वैज्ञानिक ने प्रविधियों के बारे में बताया है, किस वैज्ञानिक ने प्रविधि दी है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। माइंड में आप अपने सेट कर लीजिए कि कोई भी प्रविधि है, चाहे वे खेल प्रविधि हो, चाहे व्याख्यान हो, चाहे कौशल, कोई भी प्रविधि हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे, प्रविधियां होती क्या हैं। शिक्षण में शिक्षक किस प्रकार से विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, वही शिक्षण प्रविधि कहलाती है। क्लास में शिक्षक है, वह किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहा है, स्टडी करा रहा है, बच्चों को उनके सम्मुख क्या प्रस्तुत कर रहा, वही क्या होता है, उसका शिक्षण प्रविधि होती है। वह जिस हिसाब से उसका प्रस्तुतिकरण करता है, ऐसा प्रस्तुतिकरण करता है कि वह रोचक हो, प्रभावी हो तथा उद्देश्य परक होना चाहिए। अगर नहीं भी हो सकता है तो उसका पढ़ाना बेकार है। अगर वह रोचक और प्रभावी उद्देश्य परक नहीं वह शिक्षण दे पा रहा है तो उसको शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए बताया गया है कि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को रोचक, प्रभावी तथा उद्देश्य परक बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाया जाता है वही शिक्षण प्रविधियां कहलाती हैं। अब समझ में आए शिक्षण प्रविधियां क्या होती हैं, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं। कि कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी टॉपिक है, उसको आप बताने के लिए अगर आप बता रहे हैं तो वह बच्चों में रोचक, प्रभावी और उद्देश्य परक नहीं हो पा रहा है, तब आपका शिक्षक बनना बेकार है। अगर आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों में, अगर वो रुचिपूर्वक उसका आनंद नहीं ले रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जितना भी पढ़ा रहे हैं वो व्यर्थ है। तो उसको रुचिपूर्वक बनाने के लिए, उद्देश्य परक बनाने के लिए जिन उपायों को, जिन प्रविधियों को काम में लाया जाता है वही शिक्षण प्रविधि होती हैं। आप सभी को समझ में आया होगा कि शिक्षण प्रविधि होती क्या है, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, तो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेसर के अनुसार इन्होंने क्या बताया, शिक्षण प्रविधि वह योजना है जो शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन, विषय वस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम, अनुभव तथा छात्रों के परिपृष्ठ अनुभवों को विशेष महत्व देती है। थोड़ा सा टफ लग रही है, बट समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको टफ लग रही है तो दूसरी आप पढ़ लीजिए, आसानी से याद हो जाएगी। 1 से 2 डिफिनेशन मैं हमेशा कहता हूँ आपके माइंड में बैठनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बीओ स्मिथ जी ने क्या बताया, प्रविधियां उन कार्यों के रूपों की घोतक हैं जिससे कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तथा कुछ कार्यों से परिपृष्ठ हमारी रक्षा की जाती। ये आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से कि प्रविधियां उन कार्यों के रूपों की घोतक हैं जिससे कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है और कुछ कार्यों से परिपृष्ठ हमारी रक्षा की जाती है। समझ में। फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक स्टोन्स तथा मोरिस जी ने क्या बताया कि शिक्षण प्रविधि पाठ की सामान्यीकृत योजना है जिसमें पूर्व निश्चित अधिगम व्यवहारों की संरचना को सम्मिलित किया जाता है तथा इसमें प्रविधियों की क्रियान्वित हेतु आवश्यक शिक्षण प्रविधियों का उल्लेख किया जाता है। यह बड़ी है किंतु इजी है। स्टोन्स तथा मोरिस जी ने क्या बताया, शिक्षण प्रविधि पाठ की सामान्यीकृत योजना है
जिसमें पूर्व निश्चित अधिगम व्यवहारों की संरचना को सम्मिलित किया जाता है तथा इसमें प्रविधियों की क्रियान्वित हेतु आवश्यक शिक्षण प्रविधियों का उल्लेख किया जाता है। फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक थे प्रिंग जी ने क्या बताया, शिक्षक शिक्षण प्रविधियों के द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है और स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाए, साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि ये इसे करे। ये बहुत ही सिंपल है। प्रिंग जी ने जो बताया ये आप नोट कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए कि शिक्षण प्रविधियों के द्वारा वह अपने छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है और स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा, साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि ये इसे करें, जो छात्र हैं वो इसे करें। समझ में। फिर लास्ट नेक्स्ट वैज्ञानिक MP मार्फेट, शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है। बहुत ही सिंपल है, अभी तक जितनी आपने पढ़ी सबसे सिंपल ये, सबसे पहले हार्ड, फिर उससे थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा इजी, फिर इस तरीके से प्रोसेस चलती रही, सबसे इजी आपको मिल गई। कि MP मार्फेट जी ने क्या बताया, शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है। समझ में आया? जो आपको इजी लगे वो आप नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से बैठा लीजिए अपने माइंड में कि शिक्षण प्रविधि की एक परिभाषा दीजिए तो आप तुरंत कोई ना कोई किसी अकॉर्डिंग टू कोई भी वैज्ञानिक के अनुसार आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षण प्रविधियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी शिक्षण प्रविधियां होती हैं। पहली है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरी है विवरण विधि, तीसरी है वर्णन विधि, चौथी व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि और कहानी कथन प्रविधि। 13 से 14 प्रविधियां हैं, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सातवीं क्या है, निरीक्षण अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, समूह चर्चा या वाद विवाद प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, समूह कार्य प्रविधि, भ्रमण प्रविधि और प्रयोग प्रदर्शन या कार्यशाला प्रविधि कह सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर विधि के बारे में जानेंगे। क्या होती है प्रश्नोत्तर विधि। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। बिना सब्सक्राइब के कुछ होने वाला नहीं है, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगी, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो प्रश्नोत्तर विधि में देखेंगे क्या होती है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न पूछना एक कला है, सभी को पता है प्रश्न पूछना एक कला है। इस प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात जी ने किया था, इसीलिए इसको सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सुकराती विधि का दूसरा नाम क्या है, प्रश्नोत्तरी विधि। अब प्रश्नोत्तरी विधि को बताया किसने, सुकरात जी ने। समझ में, याद रखेंगे। दार्शनिक सुकरात ने मनुष्यों के अव्यवस्थित करने हेतु प्रश्नोत्तरी प्रविधि अपनाई थी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या दिया किसने, सुकरात जी ने। अब कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रियाओं की कुंजी। पार्कर जी ने क्या बताया, प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रियाओं की कुंजी है। वहीं काउलर जी ने क्या बताया, शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। इन्होंने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी कि शिक्षण जो होता है वह मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। बहुत ही इजी बताया। फिर सुकरात जी ने क्या बताया, 3 प्रकार के सोपान इन्होंने बताए, निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण। 3 सोपान प्रश्नोत्तरी विधि के बताए थे। क्या क्या बताया, निरीक्षण और अनुभव और परीक्षण। अब बात आती प्रश्न की। प्रश्नों के रूप कैसे आप देखेंगे कि यहाँ प्रश्नों का रूप पहले देखिए कि प्रश्नोत्तरी विधि कैसे आप पहचानेंगे। प्रश्नों के रूप कौन कौन से होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, क्या, ये सारे प्रश्नों के रूप होते हैं। इससे पता चलता है कैसे कोई भी क्वेश्चन आप है, क्वेश्चन कैसे जानेंगे, प्रश्नोत्तरी विधि है। जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक, आपने क्वेश्चन पुटअप किया, सर ये कहाँ पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, कब पाया गया, ये सारे प्रश्नों के प्रश्नोत्तरी विधि का आपका अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। यही इसका मेन कारण है कि इससे पता चलता है कि प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग किया जा रहा है।
एसके अग्रवाल जी ने क्या बताया, छात्रों की उत्तर रूपी आधारशिला पर शिक्षक अपनी पाठ रूपी इमारत खड़ी करता है और अपना अभीष्ट सिद्ध करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगी। अगर ये लिखी होगी तो आपको पता होना चाहिए। एसके अग्रवाल जी ने बताया छात्रों की उत्तर रूपी आधारशिला पर शिक्षक अपनी पाठ रूपी इमारत खड़ी करता है और अपना अभीष्ट सिद्ध करता है। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट प्रविधि क्या है, विवरण प्रविधि। विवरण का मतलब होता है कोई चीज़ अगर आपको टॉपिक दिया गया है तो उसे आप सरल भाषा में विस्तृत करते हैं, कह सकते हैं, समझ में। विवरण शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है। अभी हमने बताया कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो उसे आप सरल भाषा में विस्तृत करते हैं, इसीलिए इसे कथन विधि भी कहते हैं। तो विवरण विधि का दूसरा नाम क्या है, कथन विधि। ये चीज़ याद रखेंगे। इसमें अज्ञात से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, ताजमहल आदि के बारे में बताना कि वे कहाँ स्थित हैं, किसने बनवाया, किस लिए प्रसिद्ध है, यह सब विवरण है। कोई भी आप हमने बताया ना टॉपिक आप उठाइए, टॉपिक विवरण आप उसका धीरे धीरे इजी तरीके से विस्तृत करिए। ताजमहल उठा लिया तो ताजमहल कहाँ स्थित है, क्या किसने बनवाया, किस लिए प्रसिद्ध, ये सारा क्या हुआ, विवरण विधि का एग्जाम्पल है, समझ में। फिर डॉक्टर रविशंकर मेनन जी ने क्या बताया, जो बताया वहाँ पर यहाँ पर लिखा नहीं गया है, शायद छूट गया है। इन्होंने बताया विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से है। चलिए नोट कर लीजिए। विवरण से तात्पर्य, राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि पेन सही चल नहीं रहा है। तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से है, वर्णन प्रक्रिया। पेन थोड़ा सही नहीं है इसलिए सही से नहीं लिख पा रहे हैं, प्रक्रिया से है। अगर आपको नहीं ये समझ में आ रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नीचे नोट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो समझ में आया। डॉक्टर रविशंकर मेनन जी ने क्या बताया, विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से है, समझ में। फिर नेक्स्ट वर्णन विधि। वर्णन प्रविधि में देखेंगे, अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि चलिए विवरण प्रविधि का महत्व बताइए, क्या होती विवरण प्रविधि, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो आसानी से आप लिख सकते हैं कि जो विवरण छात्र के स्तर का होना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप लिख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। विवरण प्रविधि है, आपने इसको जान लिया किसमें होता है क्या। कोई भी प्रविधि है, अगर आपने उसकी डिफिनेशन, उसके बारे में अच्छी तरीके से जान लिया तो आप उसकी सावधानियाँ, क्या लाभ हैं, क्या हानि, ये सारे चीज़ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताया विवरण प्रविधि है, इसमें पूछ लिया जाए कि चलिए इसमें बताइए कुछ सावधानियाँ बताइए विवरण प्रविधि की, तो छात्र के स्तर की होनी चाहिए। जो विवरण उसे दिया जा रहा टॉपिक वह छात्र के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। विवरण जो हो वह अधिक बड़ा ना हो, खंडों में होना चाहिए। विवरण जो है अगर आप चित्र मॉडल के द्वारा श्यामपट पर प्रदर्शित करें। विवरण सरल स्पष्ट होना चाहिए, ये आसानी से लिख सकते हैं, सरल स्पष्ट होना चाहिए। विषय वस्तु से संबंध हो कि हाँ ताजमहल हमने दिया और आपने कुतुब मीनार के बारे में लिख डाला, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में। ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड से लिख सकते हैं कि क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, क्या महत्व होना चाहिए, सारा लिख सकते हैं, इसीलिए वो जितना ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्या आता है, वर्णन प्रविधि। जहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कहीं भी तो आप बताइएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ इसका महत्व या इसका ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बता दीजिए तो मैं क्लियर कर दूंगा। वर्णन प्रविधि क्या, वर्णन मीन्स क्या होता है, सभी को पता है। वर्णन प्रविधि विवरण की इस प्रविधि में शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार से कथन किया जाता है ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस विधि में हालांकि शिक्षक ही ज़्यादा सक्रिय रहता है
किंतु यदि रुचि पूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो छात्र भी सक्रियता से भाग लेते हैं और संप्रेषण प्रभावी होता है, हो सकता है। अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा, विवरण, और नीचे वर्णन। तो वर्णन और विवरण अलग अलग विधियां होती हैं। विवरण जो होता है सतही होता है, वर्णन जो होता है कोई भी टॉपिक है, विषय वस्तु है, व्यापक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कुछ समझ में आए? जो विवरण होता है वह सतही होता है, मतलब कुछ टॉपिक पर ही बात होती। बट वर्णन जो होता है, कोई भी टॉपिक आप उठाए उसका अच्छी तरीके से व्यापक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। मौखिक लिखित दोनों प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। समझ में? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। विवरण विधि को, जो वर्णन विधि है, इसको प्रस्तुत करने के तरीके क्या हैं? चित्र, मॉडल द्वारा, भ्रमण द्वारा, करके, प्रयोग द्वारा। इससे आप प्रस्तुत कर सकते हैं तीनों से। समझ में? फिर नेक्स्ट है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि, अब आप जैसे मान लीजिए विवरण विधि पढ़ा, विवरण विधि में आपको क्या सावधानियां याद रखना कि इसमें जो वर्णन हो स्तर के अनुकूल होना चाहिए, जो अभी विवरण में बताया था, क्रमबद्ध हो, आवश्यकता अनुसार हो, टॉपिक से संबंधित हो, भाषा शैली सरल स्पष्ट हो। ये आप सभी में लिख सकते हैं। समझ में? नेक्स्ट पर चलते हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्या कहलाता है। कोई भी टॉपिक अगर आपको दिया जा रहा है, गहन तरीके से आप उस पर विश्लेषण कर रहे हैं, तो व्याख्या कहलाती है। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर जटिल विषयों को समझाने के लिए तथा उच्च स्तर पर किया जाता है। समझ में? व्याख्यान का मतलब है व्याख्या कर रहे हैं। कोई भी जटिल टॉपिक है उसे आप अच्छी तरीके से समझाने के लिए व्याख्या करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? व्याख्यान प्रविधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि उदाहरण के तौर पर क्या है, समास को ले लीजिए, इसे समझाना है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का अर्थ होता है समीप और आस का अर्थ होता है, अस का अर्थ होता है बैठना। जिस क्रिया में संक्षेपीकरण किया जाए या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर लिखा जाए उसे सामासिक पद कहते हैं। ये इसका क्या हुआ? व्याख्या हुई। समास की क्या हुई? व्याख्या हुई। सेम ऐसे ही कोई टॉपिक आपको दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक आपको दिया जाता है, तो उस टॉपिक का विवरण, व्याख्यान करना। तो कोई भी जटिल टॉपिक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गहन तरीके से व्याख्यान करना, बताना, लिखना, तो वह क्या कहलाता है? व्याख्यान विधि कहलाती है। समझे? फिर आगे क्या देखेंगे? स्पष्टीकरण विधि, स्पष्टीकरण प्रविधि। अगर उसके महत्व की बात करें या उसमें क्या सावधानियां होनी चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसमें भी सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, इस तरह अनुकूल होना चाहिए, मतलब छात्र के इस तरह अनुकूल होना चाहिए, उद्देश्य निश्चय कर लेना चाहिए व्याख्यान से पहले। ये सारी चीजें हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं हर टॉपिक में। फिर बढ़ते हैं आगे, स्पष्टीकरण प्रविधि। किसी वस्तु, विषय, घटना को अच्छी तरह से समझाना स्पष्टीकरण कहलाता है। स्पष्ट तरीके से कोई भी टॉपिक अगर आप टीचर को दिया जा रहा है, वो अच्छी तरीके से उसके बारे में समझा रहा है, स्पष्ट कर रहा है, तो स्पष्टीकरण कहलाएगा। इस विधि को उद्घाटन विधि भी कहते हैं। दूसरा नाम जो भी बताया जाएगा उसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कि स्पष्टीकरण विधि को उद्घाटन विधि कहते हैं, प्रश्नोत्तरी को सुकराती विधि कहते हैं। इस तरीके से जितने भी विधियों के दो नाम हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए। यह विधि ज़्यादातर जटिल विषयों को सरल रूप से बोधगम्य बनाने के काम आती है। शिक्षक को चाहिए कि पाठ्यवस्तु के प्रमुख पक्षों का चयन कर और उसके बारे में प्रत्येक बातों को प्रकाशित कर लें। इसके लिए चित्रों, मॉडल, श्यामपट्ट लेखन के माध्यम से बताना चाहिए। श्यामपट्ट लेखन, चित्र, मॉडल जो होते हैं, इनसे कठिन से कठिन विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाती। समझ में? जैसे मान लीजिए सौरमंडल के बारे में पढ़ाना है, तो इसमें सौरमंडल का अर्थ उन ग्रहों, तारों के समूह को स्पष्ट कराना होगा। फिर प्रत्येक ग्रह, तारों की स्थित प्रक्रिया को स्पष्ट से समझाना होगा। इसके लिए चित्र, तारामंडल, भ्रमण का सहारा लिया जा सकता है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करते रहिए। कहानी कथन प्रविधि, कहानी से स्पष्ट है कहानी सुनाना। शुरुआत में क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों को कहानी कथन
राजा था, रानी थी, ये सारी चीज़ें नाना नानी दादा दादी सुनाया करते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कहानी कथन प्रविधि का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिससे कोई भी हार्ड टॉपिक है वो आसानी समझ में आ जाए। इस प्रविधि का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यदि शिक्षण का स्थायी प्रभाव डालना हो तो शिक्षण को कल्पना द्वारा आकर्षक तरीके से कथा का रूप देकर प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे जल्दी से सीखेंगे। अभी हमने बताया कोई भी चीज़ है उसको कहानी के जरिए आप समझा रहे बच्चों को, तो उसमें बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी, इंटरेस्ट भी लेंगे और उन्हें आसानी से समझ में भी आ जाएगा। क्लियर। कक्षा में अनुशासन भी बना रहता है और जिज्ञासा जागृत होती है। यह विधि मुख्यतः मौखिक ही होती है। कहानी में मौखिक ही होगी, लिखकर कोई थोड़ी बताएगा। तो यह विधि आपको याद रखना है, विधि जो होती है या कहानी प्रविधि होती है या मौखिक होती है। और इसमें क्या होता है, कक्षागत अनुशासन बना रहता है, एकाग्रता होती है, कल्पना शक्ति का बच्चों में विकास होता है। ये सारी चीज़ें आप खुद ले सकते हैं कि इसमें क्या क्या महत्व इसका होता है। समझ में आए? फिर आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि। निरीक्षण करना समझ में आ गया होगा। यह तथ्य पूरी तरह स्थापित है कि देखी हुई घटना वस्तु भूलती नहीं। कोई भी वस्तु, आप कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप उसे भूल नहीं सकते। इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर स्थायी होता है। शिक्षण करते समय यदि छात्र को पाठ्य विषय में शामिल वस्तुओं घटनाओं के अवलोकन एवं निरीक्षण का अवसर दिया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रभावशाली होगा। अगर बच्चे को उस बारे में, उसके कोई भी टॉपिक है उसका निरीक्षण करने के लिए बोला जाए, उसे अवलोकन करने के लिए बोला जाए, तो उसके माइंड में, उसके मस्तिष्क पर स्थायी हो जाएगा और वह उसे भूलेगा नहीं। तो शिक्षण जो अधिगम होगा वह प्रभावशाली होगा। जैसे वास्तव में किसी वस्तु, स्थान, कार्य का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना ही अवलोकन है। कोई भी वस्तु है, स्थान है, उसका ध्यानपूर्वक अगर निरीक्षण करते हैं तो वह अवलोकन कहलाएगा। सभी विषयों में विशेषकर विज्ञान, कृषि तथा समाज विज्ञान के लिए अत्यधिक उपयोगी है। समझना परखना ही इस विधि का मूल तत्व है। समूह शिक्षण एवं उच्च स्तरों पर शोध कार्यों में इस विधि का प्रयोग प्रभावी होता है। लैब में है, कृषि में कोई पेड़ है, उस कैसे क्या किया जाता है, आप निरीक्षण कर रहे हैं। मान लीजिए आपको ये पेड़ दे दिया, कोई पौधा दे दिया गया, तो आप उसको निरीक्षण कर रहे हैं कि कितने दिन में फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में स्थायी हो जाएंगी। समझे? वो चीज़ें आप भूलेंगे नहीं इतनी जल्दी। तो निरीक्षण एवं अवलोकन विधि आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। निरीक्षण करना, अवलोकन करना। अब इसमें क्या क्या महत्व होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं। अवलोकन निरीक्षण की प्रक्रिया जो होती है क्रमबद्ध होनी चाहिए। अवलोकन निरीक्षण की प्रक्रिया क्रमबद्ध होनी चाहिए। कब, कहाँ, किसका, कैसे, क्या अवलोकन करना है वह छात्र को पता होना चाहिए। भाई कोई पौधा दिया जाता है तो कब देखना है उसको, कब उसमें पानी डालना, क्या अवलोकन करना, क्या निरीक्षण करना, वो सारा चीज़ पता होना चाहिए। उद्देश्य भी निर्धारित होना चाहिए। क्या उद्देश्य है? छात्रों को शिक्षक के मार्गदर्शन में, ये भी इम्पोर्टेंट है कि छात्र जो है एक शिक्षक के मार्गदर्शन में कोई चीज़ अवलोकन करेगा। समझ में? अब आता है उदाहरण प्रविधि। नेक्स्ट क्या है? उदाहरण देकर के कोई भी कठिन और गूढ़ तथ्य, घटना, वस्तु को सामग्री, प्रसंगों, अनुभवों के प्रयोग द्वारा व्यक्त करना उदाहरण है। जैसे कोई भी आप टॉपिक, तो उसको उदाहरण से समझा रहे हैं तो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। जैसे सरदार भगत सिंह की वीरता, साहस, बलिदान का उदाहरण देकर बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास किया जा सकता है। भाई बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिए क्या, किसी न किसी का उदाहरण आप देंगे जिससे उनमें राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। तो उदाहरण प्रस्तुत करना आसानी से आप समझ जाएंगे। एक वैज्ञानिक जी थे एस के कोचर जी ने क्या बताया, आप इस डिफिनेशन से आसानी से समझ जाएंगे। इन्होंने बताया उदाहरण का अभिप्राय प्रतिमान, चित्र तथा चार्ट आदि वस्तुओं से है जो क्लिष्ट विचारों का वर्णन करते हैं और उसकी प्रक्रिया में उन पर विशेष प्रकाश डालकर उन्हें आसान बनाते हैं। ये सीखने वालों की भावनाओं, कल्पनाओं को प्रेरित करते हैं जिससे उनके विचार स्पष्ट होते हैं और वह सही ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनते हैं। समझ में? इस परिभाषा से एक बार आप और देख लीजिए स्पष्ट तरीके से कि उदाहरण का अभिप्राय प्रतिमान, चित्र, चार्ट आदि वस्तुओं से।
कोई चित्र या चार्ट के माध्यम से आप उदाहरण देंगे ना, जो क्लिष्ट विचारों का वर्णन करते हैं, उसकी प्रक्रिया में उन पर विशेष प्रकाश डालकर उन्हें आसान बनाते हैं। ये सीखने वालों की भावनाओं, कल्पनाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे उनके विचार स्पष्ट होते हैं और सही ज्ञान ग्रहण करने के योग्य बनते हैं। आप एग्जाम्पल याद रखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें महत्व उदाहरण का क्या होगा कि उदाहरण सरल स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, स्तर अनुकूल होना चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, सरल से कठिन, ज्ञात से ज्ञात की ओर होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, न कि कठिन से सरल की ओर। समझ में? ये सारी चीज़ें इसके महत्व में लिख सकते हैं, क्या सावधानी है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आसानी से, आप बताने की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट आता है खेल प्रविधि। आसानी से खेल खेलने पढ़ना सीखो, सभी को पता है। तो खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसी के द्वारा बालक अपने को मूल रूप में व्यक्त करता है। रायबर्न जी ने इसके महत्व को बताते हुए कहा है कि यह विधि बालक की रचनात्मक शक्तियों को प्रोत्साहित करती है, सामाजिक गुणों को विकसित करके समूह प्रवृत्ति का विकास करती है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर व्यक्तित्व को संतुलित करती है। अगर आपको खेल प्रविधि के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि रायबर्न जी ने क्या कहा था वही लिखिए आप। खेल विधि से शिक्षण करते समय हम परिवेश में उपलब्ध सामग्री प्रयोग करें और अभिनय को शामिल करें। शिक्षण जीवन से संबंधित होगा और रुचिकर हो जाएगा। खेल विधि, बच्चों को खेल खेल में पढ़ना सिखाया जाता है। आप सभी को हर टॉपिक को बताया जाता है कि खेल विधि जो होती है बहुत आसानी से बच्चों को समझ में आ जाती है। समझ में? एक वैज्ञानिक जी थे हमारे खेल विधि में, इन्होंने बताया था, ह्यूजेस जी ने क्या बताया था, यह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उनमें स्वाभाविक रूप में पाई जाती, प्रायः क्रीड़ा विधि कहलाती है। ह्यूजेस जी ने क्या बताया था, अगर आपको याद करना है, नोट करना है तो एक लिख लीजिएगा कि ह्यूजेस जी ने क्या बताया था। नाम लिखे दे रहा हूँ, क्या नाम था, ह्यूजेस, ये जा है। ह्यूजेस जी ने क्या बताया था कि यह विधि या वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उनमें स्वाभाविक रूप में पाई जाती है, बालक में जो स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, प्रायः क्रीड़ा विधि कहलाती है। समझ में? चलिए नेक्स्ट, समूह चर्चा प्रविधि। समूह चर्चा प्रविधि में किसी विषय पर एक से अधिक लोगों द्वारा चिंतन और वार्तालाप करने को समूह चर्चा विधि कहते हैं। ये सभी आप अपने मोहल्ले में देखते होंगे कि एक से अधिक महिलाएं जब इकट्ठा होती हैं तब समूह चर्चा विधि स्टार्ट हो जाती है, वार्तालाप स्टार्ट हो जाता है। इससे हानियां भी होती हैं और लाभ भी होते हैं। इस विधि से शिक्षण करने में सुनने समझने का कौशल विकसित होता है, एक दूसरे बोलने का अवसर प्रदान होता है। तो हमको क्या देखना है, क्लास में देखना है, ना कि मोहल्ले में देखना है। तो हमें भी चर्चा करना है क्लास में। लेकिन यह विधि अधिगम पर ज़्यादा जोर देती है। समूह में चर्चा करने से एक ओर जहां खुलकर अभिव्यक्ति का अवसर होता है, वहीं दूसरी ओर विषय भी स्पष्ट होता चलता है। इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थी दोनों की समान रूप से सहभागिता एवं सक्रियता रहती है, कक्षागत अनुशासन बना रहता है और तर्क मानसिक संक्रियाओं का बराबर अभ्यास होता रहता है, बारंबार अभ्यास होता रहता है। अभी हमने बताया जहाँ पर फायदे जहाँ पर है वहाँ नुकसान भी होता है। तो मोहल्ले में अगर महिलाएं चर्चा कर रही हैं तो नुकसान होगा। अगर वही चीज़ शिक्षक और शिक्षार्थी क्लास में ग्रुप में, मान लीजिए शिक्षक ने कहा कि चलिए सभी लोग ग्रुप में ये टॉपिक लीजिए और इसको चर्चा करिए, इसका हल निकालिए, वहाँ पर फायदा होगा। हर एक शिक्षार्थी को अवसर मिलेगा बोलने का। समझ में? तो ये बहुत ही अच्छी होती प्रविधि। तो इसको क्लास में ही लागू करें, ना कि अड़ोस पड़ोस में लागू करें। बहुत ही इजी होती है और आसानी से कोई भी कठिन से कठिन क्वेश्चन का आंसर निकल आता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, प्रयोगात्मक प्रविधि। इस प्रविधि का प्रयोग करके सिखाया जाए वह शिक्षण की प्रयोगात्मक प्रविधि कहलाती है। जिस विधि में प्रयोग करके सिखाया जाता है, प्रयोगात्मक प्रयोग करके सिखाया जाता है, तो वह प्रयोगात्मक प्रविधि होती है।
इस विधि का आधार मनोवैज्ञानिकता एवं तार्किकता है। प्रयोग द्वारा शिक्षण करने से छात्र सक्रिय एवं एकाग्र रहते हैं और स्वयं करके सीखने का अवसर अधिगम स्थायी होता है। अगर बच्चे को प्रयोगशाला में लेकर जाया जाए, वहाँ खुद प्रयोग करेगा तो बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। स्वयं करके सीखता है तब उसका अधिगम स्थायी होता है। प्रयोगात्मक प्रविधि में ये चीज़ इसके लाभ हैं। ये चीज़ आप याद रखिए कि इस प्रविधि से क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं। इसकी डिफिनेशन में ही सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आप आसानी से लिख सकते हैं, बस आपको समझना होगा कि प्रयोगात्मक प्रविधि होती क्या है। क्लियर। इस प्रविधि में बालक की समस्त इंद्रियां सक्रिय होती हैं, इसीलिए सीखना और सरल व सहज हो जाता है। क्योंकि जब कोई बंदा प्रयोग करता है, कोई बालक प्रयोग करता है, तो वह अपनी इंद्रियों को एकदम उसकी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। कौन सा केमिकल कब डालना, क्या नहीं डालना, क्या नहीं डालना, क्या करना, कितने टाइम डालना, कितना डालना, ये सारी चीज़ें, सारी इंद्रियां खुल जाती हैं, समझ लीजिए। तब और आसान हो जाता है सीखना। समझ में आया प्रयोगात्मक प्रविधि। फिर आते हैं वाद विवाद प्रविधि। जब किसी विषय पर चर्चा के लिए दो पक्ष होते हैं, इसके अलग अलग मत होते हैं और दोनों की चर्चा के बाद निष्कर्ष निकलता है, इस विधि को वाद विवाद प्रविधि कहते हैं। ठीक। वाद विवाद प्रविधि को समझेंगे कि वाद विवाद क्या होता है। जब कोई भी टॉपिक दिया जाता है, उसके दो पक्ष होते हैं। जैसे मान लीजिए महिलाओं की व्यवसाय में आवश्यकता, एक टॉपिक दे दिया गया कि महिलाओं की व्यवसाय में आवश्यकता। इस विषय पर एक पक्ष क्या है, महिलाओं का व्यवसाय करना जरूरी है। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं है। समझ में, महिलाएं व्यवसाय करें, उनकी आवश्यकता है। एक पक्ष कह रहा है जरूरी है, एक पक्ष कह रहा नहीं है। तो दो पक्ष होते हैं, उनके अलग अलग मत होंगे, दोनों पर चर्चा होगी। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वही क्या कहलाएगा, वाद विवाद प्रविधि कहलाएगा। आप समझ में। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं कार्यशाला प्रविधि। कार्यशाला प्रविधि का क्या मतलब होता है। कार्यशाला वह प्रविधि है जिसमें छात्र वास्तविक रूप से सक्रिय रहकर कार्य करते हुए अपने व समूह के सदस्यों के अनुभवों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा किसी विषय की जानकारी प्राप्त करता है। चूंकि छात्र इसमें सक्रिय प्रतिभाग करता है, अतः प्राप्त ज्ञान स्थायी, विश्वसनीय व उपयोगी होता है। इस प्रविधि का उपयोग छात्रों के क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। इसमें प्रायोगिक कार्य द्वारा ज्ञानार्जन को अधिक महत्व दिया जाता है। थोड़ा समझेंगे। कार्यशाला होता है मतलब वर्कशॉप। वर्कशॉप टेक्निक में क्या होता है, कोई भी टॉपिक दिया जाता है वर्कशॉप में। देखिए, शिक्षक जो होता है अपने शिक्षण को किसी भी प्रविधि का प्रयोग करके सफल बनाता है। तो कई सारी प्रविधियों का प्रयोग करता है शिक्षक, तो उसको सफल बनाने के लिए कई सारी प्रविधियों का प्रयोग करेगा। कार्यशाला प्रविधि एक ऐसी प्रविधि है, इसकी सहायता से क्या होता है, छात्रों में क्रियात्मक पक्षी उच्च अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाता है। इसका प्रयोग अभियांत्रिकी के क्षेत्र में किया जाता है, यह भी पता होना चाहिए। जैसे रेल है, सड़क परिवहन है, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है इसका। तो कार्यशाला, कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है, कार्यशाला के बारे में बताया कुछ वैज्ञानिकों ने। डॉक्टर प्रीतम जी ने क्या बताया, कार्यशाला आमने सामने का ऐसा प्राथमिक समूह है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया अधिक नजदीक तथा प्रत्यक्ष होती है और यह उस सदस्यों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण रखती है। अब एग्जाम्पल समझेंगे कि इसका प्रयोग रेल वर्कशॉप, सड़क परिवहन कार्यशाला आदि में होता है, जहाँ पर रेल इंजन और बसों को निर्मित और मरम्मत की जाती है, वहाँ पर कार्यशाला का प्रयोग किया जाता है। वर्कशॉप वहाँ पर की जाती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, बस आसानी से लिख सकते हैं कार्यशाला में होता का, वर्कशॉप याद रखेंगे। समझ में। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार क्या है, कार्यशाला एक शैक्षणिक प्रविधि है जिसमें समान रुचियों और समस्याओं से युक्त व्यक्ति उपयुक्त विशेषज्ञों के साथ प्रायः आवासिक और कई दिवसों की अवधि में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने और समूह अध्ययन के माध्यम से समाधान निकालने के लिए मिलते हैं। कई दिवसों के बाद आवश्यक सूचनाओं प्राप्त करने और समूह अध्ययन के माध्यम से समाधान निकालने के लिए मिलते हैं कई दिनों के बाद। कार्यशाला का मतलब यह होता है। लास्ट है भ्रमण प्रविधि। भ्रमण का पत्ता है, यहाँ से क्या होता है, सभी को पता है, घूमना। स्पष्ट है, इस विधि में स्थलों वस्तुओं का ज्ञान घूम घूम कर प्राप्त किया जाता है। इस विधि को शैक्षिक भ्रमण भी कहा जाता है। भ्रमण के पश्चात सीखी गई बातों का लेखन अवश्य करवाना चाहिए ताकि ज्ञान स्थायी रह सके। मान लीजिए ट्रिप ले जाते हैं आपके सर, तो वहाँ पर
घूम घूम कर आप आसानी से हर चीज़ें देखेंगे। कौन से जैसे ताजमहल लेकर गए तो वहाँ पर लिखा होता है कब निर्माण हुआ, कब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती है। तो वहाँ पर बच्चों को जब वापस आएँ तब बच्चों को लिखने के लिए बोलने की जितना आप घूमे हैं, जितना चीज़ देखें, वो सारी टॉपिक सारा चीज़ आप लिखें अपनी कॉपी में, जिससे उनका ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा। आप समझ में है? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारी प्रविधियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जितनी भी 13 से 14 प्रविधियाँ थी वो सारी समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।